जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है और हर बार की तरह आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हम सबको फिट रखने में हमारी मदद करता है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम बात करेंगे। हमारी जो आज की पर्सनैलिटी है वो भी बहुत खास है। एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए नया नहीं है लेकिन हमें सुनने को कम मिलता है और इसकी डिटेल में हम लोग कभी भी नहीं जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक रनर की, एक ऐसे रनर की जो पिछले 6 सालों से सैकड़ों विजुअली इम्पेयर्ड के साथ रनिंग कर रही हैं, देशों में विदेशों में, और काफी विजुअली इम्पेयर्ड को ये ट्रेन करती है। फिटनेस इनका मेन कोज है, रनिंग करवाना, लोगों को फिटनेस के ऊपर बताना, उनको हेल्प करना, ट्रेन करना, इनके कोर आइडियाज हैं। बेसिकली प्रोफेशनली ये IBM के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ साथ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन गाइड रनर इंडिया ये चलाती हैं, उनकी फाउंडर हैं। हम जानेंगे कि ये गाइड रनर इंडिया क्या होता है, कैसे ये प्रमोट करती है और ट्रेन करती है पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज को, और साथ ही साथ इन जनरल भी। तो इसको शुरू करने का मकसद क्या था, ये कैसे थॉट माइंड में आया। अमूमन जब विजुअली इम्पेयर्ड रनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके साथ रनर होते हैं, लेकिन उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादातर हिडन रहते हैं। जब भी कोई रिजल्ट आता है, जब कुछ भी आता है तो हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, लेकिन रनर कहीं ना कहीं हिडन रहते हैं। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है, कहाँ से मोटिवेशन आती है, क्या उनके माइंड में होता है, ये हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। हमारे साथ डॉक्टर भूमिका पटेल हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद दानिश एंड रेडियो उड़ान। मुझे बहुत ही आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने आप जैसा इंस्पायरिंग टीम जो इस तरह से रेडियो स्टेशन चलाते हैं, जो लोगों की आवाज दुनिया भर में पहुंचाते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर भूमिका जी, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आप खुद भी एथलीट हैं। तो आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ताइवान में, ब्राजील में। तो ये शुरू से ही आपके जहन में था कि आपको रनर बनना है? कैसे आपने ये डिसाइड किया कि यू वांटेड टू बी रनर? ये जो बात है रनिंग की, मुझे बचपन में थोड़ा बहुत शौक था, और मैं जब भी कोई रेस में जाती, डायरेक्टली रेस में जाती थी, उतना ट्रेनिंग भी नहीं था और उतना नॉलेज भी नहीं था, कम था नॉलेज, लेकिन फिर भी जब भी मैं इवेंट्स में जाती थी तो मुझे डेफिनेटली मेडल मिलता था। तो मैं स्टेट लेवल तक प्ले कर चुकी हूँ, बट यही अफसोस था कि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान का पेरेंट्स वगैरह भी बोलते थे कि इट इज सेफ टू बी स्टडीइंग एंड कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज। तो आप पढ़ाई में ध्यान रखिए, और स्पोर्ट्स का उतना महत्व नहीं था हमारे इसमें उस टाइम में जब छोटे थे। तो बट मुझे पता था कि मुझे रनिंग में इंटरेस्ट है और मैं कर सकती हूँ कुछ, बट वो सब बात दबी रह गई। जब तक मैं कॉलेज में गई तभी भी फुर्सत नहीं मिली, इतना पढ़ना था और बहुत सारे चैलेंजेस आए, और कॉर्पोरेट जॉब मिला तभी भी आई वाज मैरिड एंड मैरिड लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, और बहुत सारे ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें थी जिसमें फुर्सत ही नहीं मिली कि वो मैं सोचूं कि इस तरह से स्पोर्ट्स ले लूं। तो जब 35 इयर्स की हुई मैं, मुझे तभी आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग विद ऑल द बैलेंसिंग ऑफ वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ। तो तब जाके घर में जब हेल्थ इश्यूज आए
तब मुझे लगा कि अभी अगर मैं पहले से थोड़ा बहुत टाइम निकालती और थोड़ा नॉलेज इंक्रीज कर लेती तो I could have done so much more for my family, for myself. तो I realized, तभी मुझे लगा कि now is the time, अभी it's not never too late. तो मैंने थोड़ा टाइम निकाला, ये वीकेंड में 2 घंटे निकालती थी मैं, और अपने हस्बैंड के साथ हम एक रनिंग क्लब में जाते थे। तो वहाँ पे भी मैं बैठ के देखती थी और ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन कोच ने वहाँ पे बोला कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो बैठ के देखना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो करना ही है। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं थोड़ा। और एंड आई वाज वेरी शाई, कॉन्फिडेंस भी कम था। सभी इतने अनजान लोगों के बीच में स्पोर्टिंग एक्टिविटी करना पहले से थोड़ा अजीब लगता था। लड़कियां भी बहुत कम थी उस समय में, बाहर रास्ते पे इस तरह से स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करे। तो बट देन प्रोत्साहन मिला मुझे कोच से, मेरे हस्बैंड से, फैमिली ने बोला कि यू कैन गो, हम संभालेंगे घर पे, पेरेंट्स भी थे। तो जब मैंने इस तरह से शुरुआत की तो 3 महीने में जो पहला मैंने रेस पकड़ा वो था 4 किलोमीटर का रेस। तो उसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस, मैं विन होगी ऐसे कोई मुझे इच्छा भी नहीं थी, और कुछ भी ऐसा मन में कुछ था ही नहीं। बस मैंने सोचा चलो कुछ भी करके फिनिश कर दें। जब मैंने फिनिश किया तो मैं एक्चुअली पोडियम में थी, आई वाज ऑन द स्टेज एंड आई हैड वन द रेस। मैंने मेडल विन किया, पहला मेडल इतने सालों बाद, तो बहुत अच्छा लगा। और इट वाज लाइक इट वाज Dream come true. That, या ड्रीम था ही नहीं एक्चुअली। आई डिडंट थिंक अबाउट विनिंग और एनी but that सच। gave you encouragement to go on. Yeah, because of the encouragement, I found myself on the stage and people are clapping, and तो तब लगा कि अरे there was something that I have bottled up and I need to work on it. उस पे मुझे और काम करना है, on my fitness, and I have not achieved my best. That अभी तक जो कर रही थी, maybe I was not pushing myself. I was just in the comfort zone. एंड कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है अभी। Right. तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया वर्कआउट्स, और मैं नेशनल लेवल पे गई। 2 साल में तो मैं नेशनल्स जीत चुकी थी, और मैंने बाद में इंटरनेशनल जो शुरू हुआ उसके बाद मैं रुकी ही नहीं। तो ये जो आपका इंटरनेशनल शुरू हुआ, जो आपने ताइवान जब ब्राजील में खेला, वो आपकी एज 35 के बाद की बात है ये? जी, मेरी बेटी भी 8-9 साल की हो गई थी और मैं 35 इयर्स की थी, और मैंने कॉर्पोरेट में मैं जॉब कर रही थी उस टाइम में। ओह, दैट इंटरेस्टिंग। तो आप ये मानती हैं कि एज इज नो बार? अगर आप में ज़ील है, पैशन है, तो आप एथलीट बन सकते हैं, किसी भी तरह एथलेटिक ज्वाइन कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू शुड हैव पैशन और डिटर्मिनेशन। एब्सोल्युटली। और ये जो एज कैटेगरी का रेस होता है, मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप्स बोलते हैं, जिसमें 35 के बाद के जो एथलीट्स होते हैं दे कैन कम्पीट इन देयर एज कैटेगरी। तो 99-100 इयर्स तक भी लोग आते हैं, उसके वो भी कैटेगरी होता है एज का। तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो सीनियर एज कैटेगरीज के हैं। राइट। और बाद में तो ओपन कैटेगरी में भी काफी सारे मैंने रेसेस किए। तो बहुत ही एनकरेजमेंट मिलने से एनीथिंग इज पॉसिबल एट एनी एज। डॉक्टर साहब, आप नॉन डिसेबल्ड हैं, तो लेकिन आज की डेट में यू आर वेरी मच फेमस एज ए ब्लाइंड रनर। तो ये कैसे, कब पता चला आपको कि ऐसे रनर होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? तो आई कैन ऑल्सो एक्सटेंड माई हेल्पिंग हैंड और सपोर्टिंग हैंड। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? जी, ये एकदम मुझे अचानक ही एक रेस में जब हम जाते थे ऐसे रनिंग इवेंट्स में, तो वहाँ पे एक रेस कैटेगरी था जहाँ पे ब्लाइंड लोग आते थे, और वो 3 किलोमीटर के रेस में मोस्टली काफी लोग 3 किलोमीटर का रेस होता था तो उसमें चलते थे, और कई लोग फास्ट भी होते थे, बट मेजोरिटी वॉकिंग कैटेगरी में होते थे। तो उनको जब मैंने देखा कि अभी एक दिन के रेस में आए हैं, वो 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या? तो हमारे जैसे जो साइटेड है और जो कमाते हैं कॉर्पोरेट्स में, और जिनके पास सब रिसोर्सेज हैं, वी हैव एवरीथिंग न्यूट्रिशन वाइज एंड एवरीथिंग, तो हम भी इतना चैलेंज फेस करते हैं। तो जब इस तरह से स्पेशल कैटेगरी आती है तो मैंने कभी सोचा कि ये लोग को कैसे, what they must be doing. I was very curious. I was curiosity.
तो फिर मैं रेस के बाद में उनके पास मैं गई, उनके इंस्टीट्यूट में ब्लाइंड का जो हॉस्टल होता है वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो 2-3 हॉस्टल मैंने विजिट किया, उनको देखा कि और बात की कि कैसे आप लोग ये इस तरह से रेस में आते हैं। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि इतना चैलेंजिंग होगा इनको ये बाहर निकलना, रनिंग करना, फिर भी वो लोग आए तो कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। तो मुझे दिखा कि दे आर वेरी डिटर्मिन्ड, दे आर नो डिफरेंट, दे आर नो लेस देन एनीबडी एल्स, and they can equally achieve everything if the right mentors are available, right coach अगर मिल जाए उनको, और उनको जो सही समय पे हेल्प मिल जाए तो बहुत अचीव कर सकते हैं। बहुत डिटर्मिनेट थे ये लोग, अपने गांव से दूर दूर से ये लोग अपने हॉस्टल में रहते थे अकेले, और अपने आप ही गांव वापस जाते थे बस में बैठ के अकेले। और मैं आई वाज सो अमेज्ड कि बस का नंबर भी लिख के वो लोग, फिर उनको पता है कि ये बस मेरी है, एंड उनके पास एप्स है फोन में जिससे पता लगता है कि कौन सी बस कौन से टाइम पे आएगी, कहाँ पे उतरना है, एंड टॉकिंग एप्स है, बहुत सारे इस तरह से एक्सेसिबल डिवाइसेस है जिसकी मदद से वो लोग दे आर फुल्ली मोबाइल इंडिपेंडेंट। So why not they can achieve a lot of other things with the right kind of support। तो मुझे लगा कि हमें इनको कंटिन्यूटी देने के लिए पूरे साल भर ये लोग अपने हेल्थ पे भी काम करे, apart from earning and a good job and having a safe place to stay, if they continue healthy life, fitness as a lifestyle, तो वो लोग को उनको कितने ज्यादा बेनिफिट होंगे। बिकॉज आई वॉज सीइंग एट दैट पॉइंट सो मेनी बेनिफिट्स फॉर माई सेल्फ। 35 के एज में जब मैंने फिटनेस ऐड किया अपने लाइफस्टाइल में, तो मुझे इतने सारे बेनिफिट हुए कि मैं पूरे ओवरऑल मुझे वर्क में भी बेनिफिट हुआ, मेरे फैमिली में भी बेनिफिट हुआ। आई वॉज बिकमिंग स्मार्टर बिकॉज ऑफ दी फ्रेश आइडियाज दैट वे कमिंग। जब फिटनेस की एक्टिविटी हम करते हैं तो हम अपने जो भी चीज डिफिकल्ट लगती है वो आपको उतनी यू आर एबल टू कोप विद इट, एंड आपका स्ट्रेस डिक्रीज होता है। स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है उसको भी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आप इस तरह कोई भी डिफिकल्टी आए तो उसको भी हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि कभी डिफिकल्टीज नहीं होंगी, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। But so what was the reaction of your family when they saw you are going out and meeting visually impaired? So what was their reaction? And second question I want to ask, were you aware of the fact how persons with disability resides, or what was your perception before joining this persons with disabilities, towards persons with disabilities, and after? Yeah, so before I was very what do you say, sympathetic, and I was like, oh my God, they don't have sight, so probably they always have to be held by hand, and only then they can do work। मतलब कि हमें हमेशा उनको किसी की मदद की जरूरत होगी always, and they always have to be so I मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। फिर मुझे पता लगा कि मैं ही ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ जो दूसरे हैं अपने आसपास के फ्रेंड्स है, रनिंग कम्युनिटी है, उनको भी अवेयरनेस बहुत ही कम था, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में आए ही नहीं है लोग। मेन स्ट्रीम में जब मिलजुल के नहीं है तो फिर लोगों में अवेयरनेस भी कम होगा। तो फिर इंक्लूजन की जो बात करेंगे कि एवरीबडी अराउंड पीपल शुड बी अवेयर दैट देयर इज अ इंक्लूसिव सेट ऑफ पीपल आउट देयर। तो अवेयरनेस कैसे स्प्रेड होगा अगर हम मिलजुल के नहीं रहे, उनके साथ इंटरेक्शन उतना नहीं है। तो माय मेन फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ वाज दैट वी नीड टू इंटरेक्ट मोर विद देम, वी नीड टू बी टॉकिंग टू देम, we need not be experts, we need not be highly skilled in working with visually impaired, we just need communication with them। So at whatever you may be a big corporate boss, you may be a big businessman, but can you spend 1 hour in a week and हम जाके बैठेंगे उनके साथ और उनके साथ बात करेंगे, और हम उनके साथ वॉकिंग करेंगे और उनके साथ बात करेंगे कि कैसा है आपका एवरीडे, आपका रूटीन कैसा है। So the first thing we started was that me and my team of
runners and corporate women and all those people that I was training running में मैं सिखाती थी दूसरों को. जब लोगों ने देखा कि मेरा इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि मैं मेडल्स विन कर रही हूँ और अच्छी तरह से वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हूँ, तो बहुत सवाल आते थे मुझे, कैसे कर रहे हो आप, तो कैसे कर रहे हो. तो इसीलिए मैंने अपना एक रनिंग कम्युनिटी बनाया था जो मेरे कॉर्पोरेट का था और मेरे जो भी बाहर से आते थे दूसरे, तो उन सब का कम्युनिटी था. तो उनको सबको मैंने सिखाया कि आप अपना खुद का रनिंग करेंगे, फिटनेस करेंगे, लेकिन हम हफ्ते में एक घंटा तो डेफिनेटली निकालेंगे इनको जाके मिलने में. सो बेसिकली भी हम अवेयरनेस नहीं था और इट वाज वेरी ऑकवर्ड. पहले तो फैमिली वाज आल्सो सेइंग कि ऑलरेडी इतना टाइम तुम अपने रनिंग में निकालती हो, तो अभी you are going to spend extra time with this. So what is going on? Because nobody was aware that इस तरह से guide running क्या होता है and what are we getting into. Nobody was aware and there was no one doing this at that point. So it was and the people जो भी मेरे साथ आते थे उनको भी थोड़ा awkward लगता था कि अरे हमें इस तरह से उनके साथ नीचे फ्लोर पे बैठ के we have to talk to them and you know these are mostly underprivileged, so it was not very people were didn't know what to expect. But Sorry then to interrupt you, Dr. Saab, but why to sit on floor? Even if they are blind, they have there will be chairs around, there will be bed. So I didn't so understand. in the facilities that we were going, we saw that they were in a room, and some of the facilities had these bunker beds, and some did not have beds at all. They were on the floor. Okay. Yeah, so we were observing what are the conditions in which they are living, and what are they eating. We took notes about what they are wearing, what kind of footwear they are wearing. Do they have chappals or do they do barefoot? Or what is it? Do they use sticks to walk? And what does the canteen give them as food? Because actually we were trying to get them to become runners. So first we wanted to start with them into fitness. So running was on our mind, but we could not think about running right away because we did not know what are the resources available with them. Yeah. So we were studying that, and that is why. So we will. If they are on the floor and sitting in their rooms after the college, they come back and sit in their rooms all huddled up together. So we used to wonder that why is it that they all like 5, 6 to 7, 8 girls? This is a story what you are telling us of a particular hostels, right? Yeah. It is the hostels that we were staying. So now hostel needs to also understand, and they also needs to make sure कि डिग्निटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से सुनना पड़ता है, आपसे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो लोगों की जेन्युइन कई लोगों की एक ऐसी सोच है कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो इसका मतलब वो गरीब है, वो लाचार है, बेचारा है. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. मतलब आई मीन जहाँ देयर आर पीपल, जैसे नॉन डिसेबल्ड में भी देयर आर पुअर पीपल, दे आर रिच पीपल. इन द सेम वे there are poor people in a disability sector, they are rich people, there are some employers, they are seeking for employment. Absolutely. So currently we have these different categories, different people coming to us, and many are working in. कई बार हॉस्टल ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं कि पता नहीं डोनेशन लेने के लिए करते हैं या कैसे करते हैं कि एक बहुत ही रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करते हैं कि. बट हमारा सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ वो हॉस्टल से ही हुआ. I will not ask the name of the hostel, but hostel they need to be sensitized. मतलब just for your petty donations, do not paint the picture कि every disabled is a poor fellow. Absolutely, yeah. So that was the picture we got initially, and then it seemed like a really challenging task because we are not talking about making them fit. We are talking about providing the basic things to them. So basically we are talking about are they in a safe place to stay? Are they getting enough food? Is the food nutritious? Do the parents have given consent? Have they given consent for them to go out in the early morning? All those things were very much unknown to us, and we started working on those kind of things. And so then it stuck to our team that
this cannot be like a regular, if you see any running communities out there and regular sighted runners and all, so this kind of a running community will have something more, much more. In addition to just the running element, there will be also a lot of compassion, there will be kindness work which will be required. There will be some other special support for the performance athletes. And yeah, so of course, like you said, there are people from corporates who can who are disabled, the visually impaired and all, they can afford expensive gyms, they can afford a driver with a car. So then for them, we were providing specialized training plans. If they come to us saying we are going for nationals, international, so this is the training, we get the best I will get back to on this question. उससे पहले कि मैं एक दो सवाल पूछता हूँ. Yeah, so that's how we handled it. Yeah. So मैम ये बताएं हमें कि जब कोई भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन इज कंपटीशन, राइट? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या रनर के ऊपर भी एडिशनल प्रेशर होता है किसी कंपटीशन में कि यार मुझे इसको जिताना है, और क्योंकि बाकी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ भी रनर है, तो इस तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है? Yeah, like I said, we have performance athletes, we have a performance Guide Runners India performance squad, and then we have the amateur athletes. So among the performance athletes, I have seen that performance athletes का जो training होता है वो भी high volume होता है, और उनका competition mindset is also quite aggressive. किसी और ने अच्छा किया तो yeah, they want to better their timings basically, but the healthy part is that उनको अपने खुद के टाइमिंग पहले से बेहतर करने हैं और उनको क्वालिफाई करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे. सो ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छा किया तो मुझे उसका टाइम बेटर करना है, उस तरह से दे कभी कभी हो जाता है, बट मोस्टली उनका माइंडसेट ये है कि हमें इंटरनेशनल जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है या नेशनल लेवल का जो रिकॉर्ड है उसे ब्रेक करना है, उस तरह से वो लोग करते हैं. जी, अब हमें बताएं कि आपकी जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन है गाइड रनर इंडिया, और साथ ही साथ जो IVM का प्रोजेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और कैसे आप ट्रेन करती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, कैसे वो आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं? जी, तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले तो मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं वो लोग, उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला इस तरह से जब मैं रनिंग करती और मेडल्स विन करती. तो काफी सारे लड़कियां, लेडीज इनिशियली मेरे पास सीखने के लिए आए और एडवाइस के लिए आए. तो बहुत सारे बाद में मेन और विमेन दोनों का मिक्स का टीम भी हमने एज ए कॉर्पोरेट भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं एज ए कॉर्पोरेट टीम. तो बाद में कई सारे वॉलंटियर्स जो लोग रनिंग नहीं करते थे, बट कई सारे लोग जो हैं उन्हें इस तरह से कम्युनिटी सर्विस में, जो गाइड रनर्स का जो काम है हमारा कम्युनिटी सर्विस का, उसमें अलग अलग तरह के लोग चाहिए. some people are runners, some people are yoga people, some people are only volunteers, some people are only donors. तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है. तो बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स जो आते हैं, तो मेरे कंपनी से भी जो आते हैं, तो उन्हें वॉलंटियर जब काम करते हैं तो वॉलंटियर का जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं उसे हम सबमिट कर सकते हैं और उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं कंपनी में CSR वर्क के लिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं. तो इस तरह से सभी कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं CSR के, जहाँ पे हम जब कम्युनिटी सर्विस करते हैं और वॉलंटियरिंग वर्क करते हैं, तो हम CSR एक्टिविटी के अंतर्गत अपने कंपनी में उसका प्रोजेक्ट बना के वॉलंटियर्स को बुला सकते हैं. तो उस तरह से हमारे कंपनी में भी अलग अलग सिटीज में जो वॉलंटियर्स आते हैं, तो वो भी वॉलंटियर का जो भी टाइम है वो सबमिट करते हैं. तो जो भी फंड्स होते हैं वॉलंटियर एक्टिविटी के, वो जितने भी फंड्स आते हैं वो हम अपने काम में, जब ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे डोनेशंस फिर उसके अंतर्गत जाते हैं. तो गाइड रनर्स इंडिया में काफी सारे अलग दूसरे कंपनीज भी है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जाते हैं, डोनेशंस का काम देते हैं. और वो ये हमारे पास जो
अब कोविड के सिचुएशन में जो हम एथलीट्स के साथ काम करते थे, बट उसके साथ साथ हमें दूसरा भी इस तरह से रिक्वेस्ट आने लगे, जिसमें फैमिलीज जो स्लम एरियाज है मुंबई के, वहाँ पे उनके पास दो टाइम का खाना नहीं है, या फिर मेडिसिन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, हमें हॉस्पिटल का पता नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग रिक्वेस्ट आने लगे। तो हमने कोई भी रिफ्यूज नहीं करते हैं हम किसी भी तरह का रिक्वेस्ट। पूरा वॉलंटियर टीम रेडी रहता है, और ये जो गाइड रनर्स इंडिया की टीम है, उसमें से जो वॉलंटियर्स हैं, काफी सारे वॉलंटियर्स इस तरह के काम में भी अभी लगे हुए हैं कि इस तरह के हेल्प के रिक्वेस्ट आते हैं तो हम अलग अलग सिटीज के जो हमारे वॉलंटियर टीम्स है सब एक्टिव हो जाते हैं, और लोकल इमरजेंसी सपोर्ट टीम्स और ब्लाइंड एनजीओज जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इमरजेंसी सपोर्ट टीम्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, डोनर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि अगर अंधेरी के स्लम से इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि हमें बिल्कुल भी चावल नहीं है, सॉल्ट नहीं है, और बच्चों के लिए बिस्किट नहीं है खाने की, तो ऐसी इस तरह से जो फैमिली के हमारे पास नाम और एड्रेस के साथ रिक्वेस्ट आते हैं, तो पूरा एक दिन में 10-15 फैमिलीज का लिस्ट होता है फॉर एग्जांपल। तो वो 10-15 को कैसे हम पहुंचाएंगे लॉकडाउन में खाना, अगर लॉकडाउन है तो हम बैंगलोर में बैठे हैं या फिर दिल्ली में बैठे हैं कोई, तो वहाँ अंधेरी में कैसे उनको, वो भी ब्लाइंड फैमिली है और उनको लॉकडाउन में बैठे हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से जो सिचुएशन आते हैं वो भी हम सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि हमें लोकल वॉलंटियर्स का सपोर्ट है वहाँ पे। तो डायरेक्टली वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर से हम वहाँ पे डोनेशन डायरेक्टली वो ग्रोसर को पेमेंट जाता है डोनर का, और खाना, और उनको बोलते हैं कि आपके घर के पास ग्रोसरी स्टोर है तो वहाँ पे आपको लिस्ट पहुंचा दो और वहाँ पे पिकअप कर लो, और फिर हम ग्रोसर को डायरेक्टली पे कर देते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि ये डोनर ने ये ग्रोसरी स्टोर में पेमेंट किया, तो उतने लेवल ऑफ डिटेल तक ये हमने सपोर्ट किया है। तो पेरेंट्स आते हैं एथलीट्स स्पोर्ट्स में, फिर आप कैसे गाइड रनर जो है कैसे विजुअली इम्पेयर्ड को सपोर्ट करती है, कैसे विजुअली इम्पेयर्ड आपके साथ जुड़ सकते हैं अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? जो हमारे पास एक प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वेलनेस असेसमेंट करते हैं। जो भी रिक्वेस्ट आती है इस तरह से, अगर वो स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं हो तो उसको भी हम पहले, हमारी टीम फिल्टर करती है, उसको वेरीफाई करती है कि ये जेन्युइन है या कितना अर्जेंसी है। उसी तरह से स्पोर्ट्स की जो रिक्वेस्ट आती है उसको भी हम सबसे पहले एक मीटिंग, उनका इंडक्शन मीटिंग करते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स डॉक्टर होते हैं। अमेरिका से हमारे साथ है रन बायोनिक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो होते हैं। फिर हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। फिर ये हमारी वॉलंटियर की जो एक्सपर्ट है वो होते हैं। तो हम 30 मिनट्स का मीटिंग करते हैं उनके साथ। सबसे पहले उनका वेलनेस असेसमेंट करते हैं कि उनके पास इनफ खाना है, उनके पास जगह है, सेफ जगह है जहाँ पे रहते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हम पहले उनके साथ बात करके जान लेते हैं कि वेलनेस चेक उनका क्लियर हुआ कि नहीं। अगर वेलनेस असेसमेंट में अगर क्लियरेंस नहीं है और उनको बेसिक चीजों की ही जरूरत है तो हम फिटनेस की ओर नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो वेलनेस का हम हैंडल करते हैं। मेंटल वेलनेस भी हो सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम होता है जहाँ पे रहने की जगह ठीक नहीं है। तो वेलनेस के एस्पेक्ट में अगर वो लोग पास हो जाते हैं तो उसके बाद में हम फिटनेस का असेसमेंट शुरू करते हैं। तो फिटनेस असेसमेंट में हमें पता लगता है कि उनका करंट लेवल ऑफ फिटनेस कौन से स्पोर्ट के लिए बराबर है, और वो अभी कहाँ पे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग प्लान का रिक्वायरमेंट है, और कितने बार और मीटिंग करनी पड़ेगी जब तक उनका इवेंट है। तो हम बार बार फिर मीटिंग उनके साथ करते हैं प्रोग्रेस असेसमेंट करने के लिए। और कहीं पे भी रनिंग गियर की जरूरत हो, या रनिंग इक्विपमेंट की जरूरत हो, या फिर रनिंग पार्टनर की गाइड की जरूरत हो, तो वो गाइड को भी ट्रेनिंग देते हैं हम कि किस तरह से आप लाइन के साथ रनिंग कर सकते हैं। थ्रू आउट इंडिया ये वर्चुअल, अभी पूरा वर्चुअल प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमें गाइड रनर्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जी। तो पहले तो हम एथलीट्स का इंटरव्यू करते हैं, और जो गाइड बनना चाहते हैं उनका भी जो साइटेड लोग है
और गाइड बनना चाहते हैं उनका भी इंडक्शन होता है। तो दोनों तरह के होते हैं, ब्लाइंड का भी ट्रेनिंग है और गाइड का भी ट्रेनिंग है। How many तो visually impaired you have trained so far? या अक्रॉस इंडिया इट मस्ट बी, अभी तक तो हमें एटलीस्ट 1000 के आसपास हमने किया है। And what is the interest among sighted people for being runner for the blind? तो ऐसी बात है, पहले हमने देखा कि जो शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है जब इवेंट आता है, रेस आता है। तो अभी तो रेस ही बिल्कुल नहीं है, तो उसकी तो बाद में बात करती हूँ मैं। लेकिन जब रेस थे और रेसेस हमेशा एवरी 2 वीक्स में नया नया रेस आता था, जैसे मुंबई मैराथन आता था, बॉस्टन मैराथन है, लंदन मैराथन, ऐसे एवरी मंथ में एक नया नया इवेंट होता। तो पहले पहले तो जो लोग आए वो टेम्पररी रेस के टाइम तक आते थे और फिर चले जाते थे। तो फिर हमने ऐसा प्रोग्राम, तो उसमें जो रेस के लिए आते थे और चले जाते थे उसमें तो बहुत ज्यादा नंबर्स था, नंबर ऑफ पीपल वे वेरी हाई। और जो रेस के इमीडिएटली जब कल सपोज कल रेस है, तो रेस के जो हफ्ते में एक हफ्ते पहले तो बहुत सारे लोग आते थे। तो मैंने जब हमने पूरा सोच के प्लानिंग मतलब रिव्यू किया अपना पूरा जो काम पहले का काम, तो उसमें हमें लगा कि ये जो लास्ट मोमेंट में आते हैं, जिनको प्रॉपर इंडक्शन नहीं है, जिनको प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है ब्लाइंड के साथ या विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, तो उनके साथ इंटरेक्शन उतना नहीं है। तो वैसे हमें कम करना चाहिए उस तरह से जो एनरोल होते हैं। हमें बहुत पहले से उनका ट्रेनिंग शुरू करना है, बहुत सारे इंटरेक्शन थ्रू आउट द ईयर करना है। वैसे ही लोग आगे जाके सर्टिफाइड गाइड बन सकते हैं। तो इंटरेस्ट पहले नहीं था उतना, ये जो लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ उसमें उतना नहीं इंटरेस्ट था, क्योंकि वो लर्निंग रिसोर्सेज भी नहीं थे इंडिया में, बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं था ये जो इस तरह की ट्रेनिंग दे सके लोगों को कि पूरा साल में आप कैसे आप गाइड रनर बन के किस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उससे कैसे हम हैंडल करेंगे। इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, स्पेशली फॉर इंडियन कंडीशंस नहीं था। तो जब हमने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखा, और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के जो टीम विद अ विजन, जो बॉस्टन मैराथन की जो ब्लाइंड रनर्स के लिए जो टीम है उनके साथ, और ये इंडिया के ब्लाइंड इंस्टीट्यूट जैसे मित्र ज्योति इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड बेंगलोर, और ये जो अमेरिका के जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है उन सब के साथ हमने मिलके ये करिकुलम बनाया। उसके बाद में बहुत इंटरेस्ट सब लोगों में आया है, और अभी को पैंडेमिक के टाइम में भी काफी सारे एनरोलमेंट्स हैं, क्योंकि हमने ये स्पेशल मॉड्यूल ऐड किया है कि वर्चुअली हम कैसे गाइड बन के किसी विजुअली इम्पेयर्ड को वर्चुअल थ्रू वीडियो और ऑडियो कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया और उसमें लोगों ने काफी एनरोलमेंट्स किए हैं। राइट। और वैसे भी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की मेन स्ट्रीमिंग के लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? Yeah, awareness was very less, तो this has created a lot of awareness। तो Yes. हमने और एक प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, काइंडनेस चैलेंज, 60 days of kindness fitness challenge। तो हमने बोला कि research, we know that research has linked kindness to a wealth of physical and emotional benefits, and it's an excellent coping skill in the time of COVID-19 era। So kindness जो है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं काइंडनेस को? दयालुता। हाँ, दयालु होना बहुत ही कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही इट्स अ मेडिकली प्रूवन, साइंटिफिक प्रूफ है कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है। तो काइंडनेस का हमने बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो लोगों को हमने सिखाया कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप में विजुअली इम्पेयर्ड भी होंगे और साइटेड भी होंगे। तो काइंडनेस का जो आपका, अगर फॉर एग्जांपल काइंडनेस लोकेशन दादर, तो ऐसे काइंडनेस लोकेशंस बनाए हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और वो जो पूरा टीम है, वो काइंडनेस का जो टीम है उनको स्पेशल हमने सिखाया है कि आपके अगर वर्चुअली आप बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में विजुअली इम्पेयर्ड भी है और साइटेड भी है, तो आपको कैसे उनके साथ इंटरेक्शन कंटिन्यू करना है ऑडियो मैसेजेस के द्वारा और वॉइस, और किस तरह से आपको कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना है उनके साथ।
और कैसे आप तो उनको सिखाया है कि विजुअली इम्पेयर्ड और साइटेड दोनों कैसे वर्चुअली कम्युनिकेट करेंगे। तो काइंडनेस का हमने बहुत स्पेशल एक प्रोग्राम बनाया है, जी। तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। एक जगह मैं पढ़ रहा था, वहाँ था कि डॉक्टर भूमिका इज ए परफेक्ट कॉर्पोरेट, a great mom and successful fitness coach. How do you manage your time? So that's a very good question. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इतना कर सकती थी। Frankly, at 35, when I was at the crossroads of not being able to, जब मैं घर का भी नहीं संभाल सकती थी और ऑफिस का भी नहीं हो रहा था और ऊपर से हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो फ्रैंकली मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं ये सब कर सकती हूँ। बट एज माई फिटनेस इम्प्रूव और मैं हमेशा हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराती हूँ, मेरा पूरा फैमिली कराता है, तो मुझे दिखा के कि ये इतना एक्टिविटी करने से कितना मुझे इम्प्रूवमेंट आया है मेरे हेल्थ में और कितना मुझे लगा के जो भी मैं चैलेंजेस आते हैं उससे दोज थिंग्स आर नॉट चैलेंज एनीमोर। जो पहले बहुत चैलेंजिंग लगता था, पहले हर चीज में चैलेंज दिखता था कि ये कैसे करूंगी, क्या करूंगी। अभी कुछ भी नहीं, अभी जो कुछ भी आता है आई डोंट थिंक कि वेदर इट इज ये चैलेंज है नहीं है, बस दिस इज द टास्क एंड द टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड। एंड टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत है, प्रॉपर प्लान, एंड यू आर स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट, so nobody can stop you from achieving the goal. So I never thought that I have so many things to do, and basically मैं अकेली नहीं करती हूँ, मेरे पास एक पूरा सपोर्ट टीम है। मेरा जो फैमिली है वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मेरे कोलीग्स जो ऑफिस में है, मेरे कंपनी का भी बहुत मुझे सपोर्ट मिला है काम में, और सभी इतना सपोर्ट मिला है कि आई नेवर थॉट के इस तरह से सपोर्ट मिल सकता है। बट इट वाज अमेजिंग एज आई प्रोग्रेस्ड एवरीबडी अराउंड दे जस्ट स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे आपके काम को और जो स्टॉप करेंगे, ऐसे भी लोग आए हैं। बट जब इफ यू आर स्ट्रांग एंड इफ यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू एंड यू हैव द डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल, then there will be bad people out there. Really, as frankly speaking, that is the word. And there will be people who want to pull you down, and there will be people criticizing. But you know that this is this is the best thing, and this is something. Kindness, can somebody beat kindness? Nobody can beat kindness. If you do kindness and everybody else is also around you doing acts of kindness, then do you have anything to fear? Because this is something that will benefit the community overall. So there should be no doubt in your mind that kindness can have a huge impact, not just to yourself and to your community. So don't be afraid if some obstacles come in your way, because it is not something permanent. It is a temporary thing and it can be overcome. So I have been able to do it with this big support team, and that's how I was able to succeed. Right. 3 follow-up questions, Dr. Saab. Yes. Give some tips to our listeners how they can keep themselves fit. 2, ब्लाइंड रनर को क्या कोई पर्क वगैरह मिलते हैं क्या उनको, जहाँ मिलने चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिवोटिंग देयर टाइम, या गवर्नमेंट की ओर से या उसकी ओर से। 3rd थिंग, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? अभी आपने गोल की बात की कि आपका क्या मिशन है गाइड रनर इंडिया का? 3 सवाल। Yeah, so for the people out there, was your first question, what is it that your advice for them, right? जी, कुछ टिप्स। Yes, so I would say that consistency is the big thing. आप कुछ भी काम लो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और खाली शॉर्ट टर्म करेंगे, जैसे सिंपल थिंग्स लाइक आई वाज टेलिंग, इतना मैंने काइंडनेस के दयालुपन के बारे में बताया। काइंडनेस, अगर काइंडनेस करना है और आपने बस एक बार किया, बंद कर किया, कुछ फायदा नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं।
temporary. It is temporary. Same way you take up fitness and you do it only for एक या 2 हफ्ते किया, उसके बाद बंद, और फिर नहीं अभी तो मेरे घर में सब बीमार है, मुझे बहुत काम है, एक्सक्यूजेस, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, तो आपने गिव अप कर दिया. सो कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग. यू हैव टू कीप ट्राइंग, बी कंसिस्टेंट, एंड एक्सक्यूजेस, गेट रिड ऑफ एक्सक्यूजेस. इतना लंबा लिस्ट होता है एक्सक्यूजेस का. आप वो सारे जो एक्सक्यूजेस आते हैं आपके दिमाग में कि आज नहीं, कल करूंगी. क्यों कल करूंगी? क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए, या क्योंकि मेरे जॉब में बहुत सारा काम है आज. तो इस तरह से पूरा एक्सक्यूजेस का आप पहले लिस्ट बनाओ, 15, 20, 40 जो भी एक्सक्यूजेस है, उन्हें एनालाइज करो और फिर देखो कि कितना कम कर सकते हो आप. रियली आई एम टेलिंग यू, एट द एंड ऑफ इट उसमें से खाली 2 या 3 एक्सक्यूजेस बचेंगे एंड एवरीथिंग एल्स इज मैनेजेबल. बट ओनली थिंग इज के प्लानिंग नहीं हुआ है. तो यू आर गेटिंग rid, being consistent and gradually getting rid of excuses and then getting a support system in place. ऐसा कभी नहीं होगा कि you are the superwoman and or the superman and मैं सब कुछ अपने आप ही करूंगी या करूंगा, and no, everybody outside is not irrelevant. I can be in my own world. नहीं होगा ऐसे. You need a support system in place. So that is the thing. Consistency, like getting rid of excuses and building a strong support system by building a healthy you. Yeah, so the mission of Guide Runners India is to overall, it's a kindness initiative. It's pioneering the cause of empowering visually impaired through fitness, running, and kindness community work. And so the activities of Guide Runners India spreads across many cities in India, and there are many villages and towns. The people contact us. So we want to empower the visually impaired by getting a huge team of volunteers and sighted people to be part of the overall thing. So it doesn't mean that we are only working on the fitness of visually impaired. We are also working on fitness of the people around us, everybody around us, because if a healthy community is needed for everybody to succeed. So that is the overall mission. Right. And blind runner को पर्क या कुछ ऐसा, जो मेरा सवाल था. किस चीज में? सॉरी. जो रनर होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के, डू यू फील कि उनके एनकरेजमेंट के लिए भी कुछ पर्क्स दिए जाने चाहिए या कुछ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए? Absolutely. Government की तरफ से I think every national athlete, people who win in the a gold medal in the national Paralympic nationals, they get some lump sum amount for their training from the each of the state governments, and it ranges from 2 lakhs, 3 lakhs, and also there are incentives like that, and there are free hostel facilities available for people who are really high potential, and those kind of benefits are there. But the thing is that we need the right coaches and mentors. तो आप बहुत सारे perks available हैं, but अगर आपको सही जगह से सही एडवाइस और सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना. एक बार सर्टिफिकेट लेके क्या काम आएगा? एक बार आप विन हो गए ये स्विमिंग के रेस में, या फिर एक बार आप रेस में फर्स्ट आए, उसके बाद क्या आगे? आपको ये भी आपको सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स से क्या मुझे आगे जाके पैसे मिलेंगे अपने खाने पीने के? विल आई गेट ए गुड जॉब? ये सब आपको अच्छे मेंटर्स से मिल सकता है. तो इसीलिए अगर हमारे जो टीम है उसमें हमने सबको सर्टिफिकेशन कराया है गाइड्स को, और हमारे पास इस तरह से मेंटर्स अवेलेबल हैं जो आपको एडवाइस देंगे कि आपको खाली स्पोर्ट्स में कंसंट्रेट करना है या उसके अलावा पढ़ाई में भी इतना करना ही है, और कंपलसरीली इतना खाना, न्यूट्रिशन आपको रखना ही है, तभी आप जाके इतना स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और तभी जाके ये सर्टिफिकेट आपको आगे काम आएगा. और आपको सर्टिफिकेट मिला तो आपका रेज्यूमे, आपने अच्छी तरह से अपना प्रोफाइल बनाया है कि नहीं, जहाँ से जिससे आपको जॉब मिल सके, और आपके पास अच्छा नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स है. Can sports be a good profession for the blind? So what I see from so far is that only sports cannot be taken as
only that as a whole and soul. We need to have studies, some education. We need to be educated to some level. We need to have backup options because there are ups and downs in sports, and we cannot solely and wholly depend on that. And so we should have, like we said, optional hobbies and optional skills for fallback. And I think that's very important. ओके लेकिन कई जगह कहते हैं कि अच्छा अमाउंट दिया जा रहा है, करोड़ों में भी दिया जा रहा है, बट वो जैसे आपने कहा कि ups and downs can be there, so one needs to be So that prepared is a for small the plan B. percentage of people. Yeah, जो जिनको ये मिल रहा है, that is a very small percentage. Majority are amateur athletes. Many and majority True. are people who are not able to reach their full potential. would you like because to of- comment on the corruption made by certain people in the Paralympic Committee of India or in any organization? Would you like to comment? So I Is would it say a that, hurdle for the progress of persons with disability? I would say that in the Paralympics, definitely we need we need more representation from the visually impaired. If you're talking about visually impaired, and if you're talking about the physically disabled, so good representation, equal representation from each of these different disabilities, they will be good. And in terms of providing the best facilities at the event, I'm sure it is very challenging for even the organizers to provide the best facilities. This time, one of our representative is the president of the Paralympic Committee of India, and we have seen the way Paralympic Athletic Championship has held recently. Yeah, I saw it firsthand. Yeah, so it was better not to conduct if one has to conduct in that fashion. So sometimes we argue there should be an equal representation of persons with disability. Now people are arguing, but yeah, this time to your representation is your representative is the president of the PCI. Yeah. So I think one need to be vocal. One need to be speaking about the unjust practices or the malpractices. It is very important. It doesn't matter whether disabled or non-disabled, but we need a people who speaks for our rights. Yes, we need people who speak at the right time. So actually, these things would not have happened if somebody had spoken up much earlier. Exactly. Yes, that I feel definitely is lacking about speaking at the right time. And do you also agree it is a hurdle? If things will be corrupt-free, so obviously that will benefit more disabled, right? Absolutely. So then everybody will benefit if we have spoken at the right time and we have stopped something from happening at the right time. So I think some people did not speak up. Yeah. So what is the biggest achievement of the Guide Runner India so far? In Yes, your words. so our team has been successful in creating several new Indian records and we have done it in the year of 2018. We have the first Indian visually impaired girl to run 42 kilometers full marathon, and we have also the visually impaired runners team to run the 42 kilometers together. That is also an Indian record. It is pending Limca Book of Records is under process. And then we have the ultra marathon which we did 145 kilometers. It's also an Indian record. First Indian visually impaired team to finish an ultra marathon. It was from Mysore to Bangalore. And then we also have the team participation in an event, the highest number of women visually impaired who participated in a running event. That is also a pending record which is coming up. So that is there. And then we have several of these performance athletes training with us, and they continuously keep improving their time despite the pandemic. They are able to maintain their training and their enthusiasm, and not just talking about people achieving records like this, but we have these people who from the veteran senior categories who are into walking, but they are very consistent with the walking and the fitness, and the way they post their videos that they have done a run or a walk at home inside the house, running from one door to the other. I think those kind of updates that come from these people is very inspiring. So I It's feel the happiest moment of your life.
What is the happiest moment of my life? Yeah. I think personally, happiest moment of my life was when we did the Boston Marathon, the 5 kilometers, along with my husband and daughter, all three of us together. That was I felt like the highlight of my whole life, where I wanted my entire family to be together and do an international run. And along with that, the same Boston, after that, we have finished the 6-star world marathon majors. So it is the 6 world majors are the London, Berlin, Tokyo, Chicago. Touchy moment of your life? I guess. So yeah, it's difficult to pinpoint like that, but I have been getting a lot of what do you say? It has been going like getting one medal to 1 degree to one. It's been like constant roll of success. So it's difficult to pinpoint just one thing. Who is your role model athlete? My role model athlete, I would say, there's Eric Manser from US, with whom I ran the Boston Marathon. He's a blind marathon runner. He's a record holder, and I always inspired to meet him, and I was able to run with him. Yeah, so he's one of my role models. Mainstream athlete? Mainstream athletes. Role model whom you follow? So I follow many athletes in the mainstream. So yeah, we have this Des Linden, who has completed the 50 the world record in ultra marathon yesterday. I think she's very good. Last question. What are the changes you want in India with regard to sports for persons with disabilities? What are the desperate changes you think should be there immediately? Immediately with reforms, we can say reforms, in other words. Yeah, so firstly, good representation from I definitely want to see the inclusive category of para athletes being, the para sports be getting a lot of attention and representation. And in terms of sports, then we need more, what do you say, the accountability in terms of information. We want to know when in the planning stages itself, what are the events that are rolled out for the entire year, and we get the information at the right time so the athletes start training at the right time. I think that is something which is not available to the required level right डेटा now. भी नहीं है, इवन कुछ लोगों ने आरटीआई डाली तो डेटा भी नहीं है जो इतनी देर से स्पोर्ट्स करवा रहे हैं. Correct. So if the entire thing is pre-planned and there is sufficient time for people to practice and train, then that is a well-planned event for going into and racing and then achieving a certificate. If it is done like in a very short notice, like a 1 month, 2 weeks time, or 1 month, it's not good. आपके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं? What is your contact detail? So you can reach me at info@guiderunnersindia.in, or you can reach me on my Instagram account @bhumika.patel1. Kindly spell out your email ID. My email ID is bhumika.patel1@gmail.com, or info@guiderunnersindia.in. Your last words for the listeners. Final message. My last words for everybody is
keep inspiring, keep moving, don't give up, and wish you all the best. थैंक यू सो मच डॉक्टर भूमिका जी। आप बेसिकली गुजरात से हैं, बेंगलोर में अभी आप काम कर रही हैं। आप नॉन डिसेबल्ड हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी है एज ए ब्लाइंड रनर, और आपकी पहचान है, और यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अवर लिसनर्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कीप गोइंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू रेडियो उड़ान। थैंक यू, थैंक यू। यह दोस्तों, तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।